तो स्टूडेंट्स, हेयर वी आर विथ अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 की जो बुक है उसका जो साइंस की उसके फर्स्ट चैप्टर को। और दिस वीडियो इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज इट विल हेल्प यू फॉर इन योर टेस्ट प्रिपरेशन। बिकॉज इस चैप्टर के हमने जो तमाम जो मेन पॉइंट्स हैं इस वीडियो के अंदर ऐड किए हैं, और फिर जो है आपको इसको क्लियरली जो है एक एमसीक्यूज एंड इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो इसमें बताए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से एंड तक वॉच कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपके आने वाले टेस्ट के लिए भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्पफुल साबित रहेगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 1 क्लास 6 की बुक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम नेम से देखें तो सेल, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि इंसान जो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल है उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन हुई है, ठीक है, उनकी जो बुनियाद बनी है, उनकी जो सेल्यूलर कंपोजिशन है वो किस तरीके से बनी है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर हम इस चैप्टर के अंदर देखें तो आपको पूरा सेल के अबाउट बताया जाएगा, किस तरीके से जो है एक सेल जो है मिलके बनता है, फिर उस सेल से मदद से किस तरीके से जो है बॉडी फॉर्म में आती है। ठीक है, वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये एक पूरी और फिर एक पूरा एक प्लांट, एक पूरा एक एनिमल किस तरीके से वजूद में आता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में आपको इस चीज़ के लिए गाइड किया गया है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले आपके लिए आपके पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू आप उन सेल को अंडरस्टैंड कर सकें, सेल के पार्ट्स को पता चल सके आपको, और हर पार्ट का जो है क्या काम है वो आपको पता चल सके। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट ने जो है एक मशीन इन्वेंट की है जिसका नाम रखा माइक्रोस्कोप। ठीक है, बिकॉज एक माइक्रोस्कोप है जिसके जो के उसके अंदर आप क्या देख सकते हैं कि आप जो अपनी जो आईज हैं आप उनसे नहीं देख पाते, लेकिन वो माइक्रोस्कोप एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू आप जो है बहुत छोटी से छोटी, जो आप अपनी आईज के थ्रू नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट जो है उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। सो जो फर्स्ट चैप्टर में आपको जो फर्स्ट थिंग दी गई है वो माइक्रोस्कोप के अबाउट ही बताई गई है, क्योंकि थ्रू द माइक्रोस्कोप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सेल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, so the microscope is an instrument which help us to see very small things which are not visible to the naked eyes। ठीक है, so एक ऐसी मशीन जिसके थ्रू जो है हम बहुत ज्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, वो कौन सी मशीन है, वो है माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिर इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज होती रही। ठीक है, इसमें भी जो है इनकी भी जो न्यू जो इन्वेंशन आती गई। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप ये आई। ठीक है, लेकिन हमें जो चैप्टर्स के अंदर जो आपके जो हम जो है आपके स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर रहेंगे। ठीक है, जो आपके चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट्स आपको बताए गए हैं हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्यूलर लेंस के अबाउट आपको बताया गया है। ऑक्यूलर लेंस और आई पीस मैग्नीफाई द इमेज मैनी टाइम। अब ऑक्यूलर पीस या आई लेंस क्या होता है, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो माइक्रोस्कोप की जो मशीन है जहाँ पर आपकी आई रखते हैं आप, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द ऑक्यूलर लेंस या आई पीस। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी आई को रखते हैं ताकि फिर आप जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को देख सकें जो कि आपके जो सिंपल आई है आप उससे नहीं देख पाते। ठीक है, तो दिस पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड द ऑक्यूलर लेंस। अब ये इसका काम क्या है कि ये आपकी जो इमेज है उसको मैग्नीफाई करेगी। ठीक है, जितना आपको जूम इन जूम आउट करना है ये वो उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, ये आपको दिखाएगी कि किस तरीके से आप जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। देन वी कम टू बॉडी ट्यूब। अब दिस इज द बॉडी ट्यूब। ठीक है, हमारे ऑक्यूलर स्पेस के ऑक्यूलर आई पीस के बाद जो है हमारा स्पेस होता है थोड़ा मशीन के बाद, तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, बॉडी ट्यूब। ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो हमें हेल्प करती है एक डिस्टेंस रखने के लिए और ताकि हम जो है अपनी चीज़ों को क्लियर आउट कर सकें। बॉडी ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस अगर आप इधर देखें यहाँ पर आपको कुछ लेंसेज नजर आ रहे होंगे। ठीक है, दीज लेंस आर द मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, ये अब डिफरेंट टाइप के लेंस होते हैं और इससे क्या होता है कि आप जो है हर लेंस से थ्रू जो आपको जो एक आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको डिफरेंट एंगल से दिखाएगा। ठीक है, सो माइक्रो जो बॉडी ट्यूब है और वो किसके दरमियान डिस्टेंस लेके आती है, ऑक्यूलर लेंस के दरमियान एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस आर द मैग्नीफाइंग पावर लेंस फाउंड इन लो पावर टू हाई पावर। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस के अबाउट बात आ गई कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट को वो हमारे हाई पावर के भी होते हैं एंड लो पावर के, जो कि हमारी पिक्चर को मैग्नीफाई करते हैं। ठीक है,
डायफ्राम ऑफ द माइक्रोस्कोप कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट। अब देखें ये जो हमारा स्टैंड है इसके नीचे एक डायफ्राम मौजूद होता है, ठीक है। तो वो डायफ्राम हमें क्या हेल्प करता है कि उससे जो है हमारी जो लाइट होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हमारी लाइट लगी हुई होती है माइक्रोस्कोप में, ताकि जो है हमारा जो यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है वो हमें क्लियर नजर आ सके, ठीक है। तो डायफ्राम के थ्रू हम अपनी लाइट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ जाता है, सेल आ जाता है, ठीक है। हमारी जो बुक के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है अब वो सेल आ गया, ठीक है। हमने माइक्रोस्कोप का देख लिया, हमें उसमें कुछ चीजों के अबाउट बताया गया था, ठीक है, कौन सी चीज किसके लिए हेल्प करती है। तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा याद रखिएगा क्योंकि दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड फिर हम उसके बाद अपने सेल को डिस्कस करेंगे। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। हम याद रखें कि जो हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे मिलियन ट्रिलियन एंड सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। अगर सेल नहीं होता तो इंसान नहीं होता, ठीक है। सो हमारी जो बॉडी है उसका जो मेन पार्ट है वो कौन है, सेल है, ठीक है। इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। Cell is the unit of structure and the function of all living things, ठीक है। This is the unit and the structure and the function, ठीक है। through this cell हमारे जो स्ट्रक्चर बनते हैं और थ्रू दिस सेल हमारे जो फंक्शन है वो काम आते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है, बिकॉज हमारी बॉडी भी एक मशीन है, ठीक है। तो उन तमाम चीज के अंदर जो भी वर्क कर रहे होंगे वो वर्क कहाँ पर हो रहे होंगे, हमारे सेल के अंदर, ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज इट्स ओन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी एक हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आईज, नोज, ठीक है। हमारे अपर पार्ट्स अलग होते हैं, फिर हमारे जो इनर पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे वो पार्ट्स भी जो है किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। लेकिन हर बॉडी पार्ट के पास जो सेल होते हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं और उनका वर्क भी फिर डिफरेंट होता है, ठीक है। outermost covering of plant cell have cell wall, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ये किस सेल की पिक्चर है, ये एनिमल सेल की पिक्चर है, ठीक है। अब एनिमल सेल के पास याद रखें हमेशा जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। सेल वॉल सिर्फ जो है पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो जो प्लांट सेल हो गया उसके पास दो मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल के पास हमेशा सिर्फ जो है सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक है। सो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल वॉल हैज इज सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल इज हार्ड एंड द प्रोटेक्ट सेल, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो हमेशा बहुत ज्यादा हार्ड होती है, थिक होती है, और वो क्या करती है, ये हम और इसको हम जो है प्रोटेक्ट सेल भी कहते हैं क्योंकि वो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। outermost cover in animal cell is cell membrane और the plasma membrane। हमने देखा कि हमारा जो सेल है एनिमल सेल को हमेशा याद रखें कि हमारा जो सेल है उसकी एक कोई बाउंड्री होती है, ठीक है। हर चीज की जिस तरीके से एक बाउंड्री होती है इसी तरीके से सेल की भी एक बाउंड्री होती है, और उस सेल की जो बाउंड्री होती है वो उसके जो अंदर की जो तमाम चीजें होती हैं उसको महफूज रखती है। अब जो हमारा जो सेल होता है, एनिमल सेल होता है, जो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि जो एनिमल सेल है उसके पास सिर्फ वन सेल वॉल होती है, ठीक है, वन सेल मेम्ब्रेन होती है जस्ट, और इसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अंडर सेल वॉल इन प्लांट सेल। अब देखें वो बात आ गई कि प्लांट सेल के पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल और मेम्ब्रेन से याद रख लें, वॉल जो है एक जो प्रोटेक्टिव वे का काम करी है क्योंकि वॉल जो है हमारी मजबूत होती है। लेकिन अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन एक झिल्ली टाइप चीज होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। दो जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल के अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। याद रखिए जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो हमेशा हमेशा लिविंग मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अब वो लिविंग मेम्ब्रेन की क्यों है वो हम देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। दिस इज व्हाई दैट्स व्हाई इट इज द लिविंग मेम्ब्रेन, बिकॉज वो क्या करती है, वो हमारे जो मटीरियल्स हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं उनकी मूवमेंट को अलाउ करती है, ठीक है, कि क्या चीज सेल के अंदर जाना चाहिए, क्या चीज सेल से बाहर जाएगा,
ये सारा काम किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का। देन साइटोप्लाज्म इज अ थिक एंड द विस्कस लिपिड। अब हमने देखा कि साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म क्या है कि साइटोप्लाज्म एक, ये जो आपको ब्लू एरिया नजर आ रहा है ये हमारा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है, तो उस लिक्विड को हम हमेशा कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये एक जेली टाइप लिक्विड होता है जो कि हमारे जो अंदर के ऑर्गेनल्स हैं, सेल के अंदर आपको डिफरेंट ऑर्गेनल्स नजर आ रहे हैं, तो उनको ये सेव रखता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म फिल द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म क्या क्या करता है कि वो स्पेस जो होती है उनको फिल करता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक। अगर आप देखें हमारा जो न्यूक्लियस होता है, सेल का न्यूक्लियस, वो हमेशा टू द सेंटर पाया जाता है एनिमल सेल। तो इसलिए जो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है, वो एक फिल हुआ हुआ होता है हमारे सेल के अंदर, और वो स्पेस को फिल करता है जो कि न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, ठीक है। न्यूक्लियस हमेशा जो है सेल का, सेल एनिमल सेल का हमेशा सेंटर में मौजूद होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। अब हमें याद रखें कि अब जो है ये सेल के पार्ट आ रहे हैं। हमने सबसे पहला पार्ट देखा कि सेल मेम्ब्रेन था जो कि एनिमल सेल के पास होती है। सेल मेम्ब्रेन हमेशा लिविंग मेम्ब्रेन होती है, बिकॉज ये हमारी जो मूवमेंट जो है उसको अलाउ करती है कि क्या चीज अंदर जानी चाहिए, क्या चीज बाहर आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आया सेल का, वो था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि स्पेस को फिल करता है इन द सेल, ठीक है। देन वी हैव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनल आ गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की क्या खासियत है कि वो, उसको हम जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इन्वॉल्व इन द एनर्जी प्रोडक्शन। हमारी जो बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी है, ठीक है, जो हमारी एनर्जी बनती है, ठीक है, वो कहाँ पर बन रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट्स व्हाई वी कॉल इट द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब हमारी एज अ पूरी बॉडी के लिए जो वर्क, जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट वे से बनती है, ठीक है। लेकिन हर ऑर्गन, जो हर सेल होता है, उसको भी जो है काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऑन द एवरी सेल बेसिस हर सेल के पास एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि वहां पर प्रोडक्ट कर रहा होता है एनर्जी को, ठीक है। Then we have the another organelle that is vacuole. Vacuole is sac-like structure which store waste material for some time before remove the body, ठीक है। अब जो सेल की बॉडी होती है वहां पर एक वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें पूरी की पूरी जो एक हमारा जो एलिमेंट्स जो हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर जो हैं, वो हमारे सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी वर्क करती है, सेम एज जो है हमारा सेल भी वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अब वहां पर जो है एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। अब वहां पर एक ऐसा ऑर्गेनल आ गया जो कि वैक्यूल कहा जाता है, जिसे, अब वैक्यूल जो है एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मींस एक जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, जिसके अंदर क्या होता है, जो हम उसके अंदर जो है सेल का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, या कोई भी चीज जो है खराब हो जाती है, या फिर जो हमारे ऐसी चीजें जो कि सेल के लिए खत्म खराब होती हैं, वो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाती हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, एंड देन फिर वो उस सेल से बाहर निकाल दी जाती हैं, ठीक है। Nucleus control all the activities of the cell. The another organ of the cell is nucleus. The main organ that is nucleus. ठीक है, या हम जिस तरीके से हमारा ब्रेन होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, सेम इसी तरीके से न्यूक्लियस जो है हमारे पूरे सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में पाया जाता है एनिमल सेल के, और ये जो है सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। एनिमल सेल हैज टू सेंट्रियोल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन। अब हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है, और हर रोज जो है हमारे सेल्स जो है न्यू सेल बन रहे होते हैं, ठीक है। तो उन सेल, जो सेल हमारा डिवाइड होता है, उसके लिए दो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं जो कि एनिमल सेल के पास होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस के पास भी पाए जाते हैं, और इन्हें हम कहते हैं सेंट्रियोल्स, जो कि हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, ठीक है।
Plant cell has chloroplast which contain green pigment called chlorophyll help in photosynthesis. अब जिस तरीके से एनिमल सेल के पास साइटोप्लाज्म था, सेम इसी तरीके से प्लांट सेल के पास क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, प्लांट सेल हैज क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट। अब हमारे जो हमने देखा कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। अब वो क्लोरोफिल कहाँ स्टोर हुआ होता है, इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर वो ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, सो दिस इज द अबाउट द सेल के जो हमने जो ऑर्गन डिस्कस किए सेल के अंदर, वो थे हमारे साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, न्यूक्लियस। जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो याद रखिएगा बिकॉज दैट आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियम डिवाइड्स इन एवरी 20 मिनट्स। अब बैक्टीरियम क्या है, बैक्टीरियम इज अ यूनिसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, यूनिसेल्युलर, यूनि से याद रखें वन सेल। ठीक है, जिसके पास सिर्फ एक सेल होगा वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा, और जिसके पास बहुत सारे सेल्स मौजूद होंगे वो हमेशा जो है उसे हम कहेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब बैक्टीरिया जो है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इसे हम अपनी जो आईज हैं उससे नहीं देख सकते। ठीक है, ये हम थ्रू द माइक्रोस्कोप इसको देख सकते हैं। ठीक है, प्लांट सेल हैव वन लार्ज वैक्यूल बट एनिमल सेल हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल। अब हमने वैक्यूल्स का ऊपर जिक्र किया था कि वैक्यूल ऐसा सैक लाइक ऑर्गन है जो कि जो वेस्ट होता है सेल का वो स्टोर करता है थोड़ी देर के लिए। अब इधर जो सेकंड डिफरेंस आया है वो क्या है कि प्लांट सेल के पास एक जो है बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। ठीक है, अगर आप इसके डायग्राम्स भी देखेंगे तो आप उसमें और भी क्लियर हो जाएगा कि प्लांट सेल के पास जो बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाद मौजूद होता है। सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन एंड फिर जो हमारा वैक्यूल मौजूद होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। और लेकिन अगर हम एनिमल सेल के अंदर देखें तो एनिमल सेल के पास जो है छोटे छोटे जो है एक से ज्यादा वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। प्लांट सेल हैव नो सेंट्रियोल। ठीक है, अब एनिमल्स के पास हमने पता था कि एनिमल सेल के पास जो है दो सेंट्रियोल मौजूद होते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, लेकिन प्लांट सेल के पास जो है सेंट्रियोल नहीं होते हैं। Plant cell have nucleus at one side, but animal cell have nucleus in center of the cell. अब जो एक और डिफरेंस मैंने आपको पहले बताया कि न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल का वो हमेशा इन द सेंटर होगा। ठीक है, लेकिन जो प्लांट का जो न्यूक्लियस है वो साइड में होगा। अब वो साइड में क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द लार्ज वैक्यूल। क्योंकि प्लांट सेल के पास लार्ज वैक्यूल होता है इसलिए वो जो है न्यूक्लियस को साइड में कर देता है। ठीक है, लेकिन जो एनिमल सेल के पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं इसमें जो है उसका सेंटर में जो हमारा एक न्यूक्लियस मौजूद होता है वो हमेशा सेंटर में ही रहता है। Organism made up of one cell is called unicellular. Those with are many cell are called multicellular. अब दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आ गए हमारे पास, unicellular organism and a multicellular organism. We are multicellular organism because we have the multiple cells. ठीक है, unicellular organisms are amoeba, paramecium, euglena and the chlamydomonas. ठीक है, याद रखें ये जो है हमारे unicellular organism है जो कि हम अपने naked eye से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, so unicellular means single cell organism जो कि amoeba है, paramecium, euglena and the chlamydomonas. Microscope can help us to see amoeba clearly. ठीक है, microscope can help us to see all these things because they are the unicellular, और ये हम किसके थ्रू देख सकते हैं, थ्रू द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम अपने तमाम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, the cell which perform the same function combine together to form tissue. Our muscles and blood are example of tissue. ठीक है, अब देखें जिस तरीके से एक फैक्ट्री में काम होता है तो हर फैक्ट्री में जो सेम वर्कर्स होते हैं वो एक काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर जहाँ पर डिफरेंट टाइप के काम होते हैं फैक्ट्री के अंदर तो जो एक जो सेक्टर होता है हर एक खाने में जो है एक ही टाइप के जो काम करने वाले लोग मौजूद होते हैं। ठीक है,
तो दूसरे सेक्टर में जो है तो एक जो काम उनको मिला हुआ होता है वो लोग होते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारा जो सेल है, अब सेल भी जो है एक जैसे जो काम कर रहे होते हैं वो हमेशा कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। जिस तरीके से जो मैनी पीपल्स जो कि सेम काम कर रहे हैं वो एक मिलके क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। सेम इसी तरीके से जो सेल जो सेम काम कर रहे हैं हमारी बॉडी का, वो साथ मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। अब हमारे जो मसल्स हैं और ब्लड है वो एग्जाम्पल है टिश्यू का, बिकॉज जो मसल्स भी किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। अब जो हमारे डिफरेंट बॉडी के जो मसल्स हैं, जब उनको हमने थ्रू द माइक्रोस्कोप देखा तो हमें पता चला कि ये सेल से मिलके बने। ठीक है, अब जो डिफरेंट सेल्स हैं वो अब उसमें से जो सिमिलर सेल जो सेम काम कर रहे हैं उन्होंने जो है एक ग्रुप बना लिया और वो बन गए टिश्यू। अब हमारे जो बॉडी के अंदर जो एग्जाम्पल इसकी दी गई है वो हमारे मसल्स और हमारा जो ब्लड है वो जो एग्जाम्पल है टिश्यू की। ठीक है, मेसोफिल इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। अब हमारे मेसोफिल के बाद भी बात हुई है तो आप सिर्फ ये याद रखें कि मेसोफिल जो है टिश्यू की एक टाइप है। टिश्यू क्या है, सिमिलर सेल विच आर वर्किंग द सेम वर्क। ठीक है, सेल विच परफॉर्म द सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। जब वो कंबाइन हो जाएंगे और तो वो क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे। फोटोसिंथेटिक सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द मेसोफिल टिश्यू। ठीक है, अब हमने देखा कि पीछे हमने पढ़ा था जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं वो जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेसोफिल टिश्यू। अब हमने पढ़ा कि मेसोफिल इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। अब वो किस टाइप के टिश्यू है, कौन से सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, तो हमने देखा कि फोटोसिंथेटिक सेल्स जो है, ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक में फोटोसिंथेसिस में जो हेल्प करते हैं, तो वो सेल आपस में जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं मेसोफिल टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम आर द कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, अब प्लांट ये भी कहाँ पाए जाते हैं, ये सिर्फ प्लांट के अंदर होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल के पास ये मौजूद नहीं होते हैं। ये जाइलम एंड फ्लोएम जो है एक जो है बंडल होता है। ठीक है, और ये हमेशा प्लांट के स्टेम में पाया जाता है। ठीक है, और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बनता है कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, ये टिश्यू बना लेते हैं। और जाइलम कंडक्ट वाटर एंड द फ्लोएम कंडक्ट फूड। अब जाइलम का क्या काम होता है कि ये जो है कंडक्ट करता है वाटर को थ्रू द रूट्स और फिर उसको जो ट्रांसफर करता है थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, सेम इसी तरीके से फ्लोएम का क्या काम है, फ्लोएम जो है लीव से फूड लेके पूरे प्लांट के अंदर उस फूड को पहुंचाता है। फ्लोएम से याद रखें, एफ का साउंड निकल रहा है तो मींस इसका काम क्या है, फूड कंडक्टिंग है। ठीक है, जाइलम का, अब अगर आपको फ्लोएम का याद होगा तो आपको जाइलम का खुद याद हो जाएगा कि जाइलम का क्या काम होगा कि उसने वाटर लेके जाना है। ठीक है, अब ब्रांच ऑन अ स्टेम इज अ पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। ठीक है, अब जो हमारे प्लांट की जो है इधर बताया गया है कि जो ब्रांच होती है स्टेम के अंदर उस वो पार्ट होती है किसका, शूट सिस्टम का। अब हमने ऊपर देखा कि जब सिमिलर सेल जो है आपस में कंबाइन होके टिश्यू बना रहे थे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर एंड फॉर्म एंड ऑर्गन। ठीक है, जब सिमिलर सेल आपस में मिलके टिश्यू बना रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने एक ऑर्गन बनाना है। ठीक है, तो उस ऑर्गन को बनाने के लिए जब डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलेंगे तो वो एक ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमारा स्टमक हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, ये क्या है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो ये कैसे बने, जब डिफरेंट टिश्यू आपस में मिले और उन्होंने साथ काम किया तो वो उन्होंने क्या बना लिया, ऑर्गन बना लिया। एग्जाम्पल आर लंग्स, हार्ट, लिवर, आई, स्टमक एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे किसके ऑर्गन है, ये हमारे एनिमल सेल के ऑर्गन है। रूट, लीव्स, फ्लावर आर ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। अब प्लांट के ऑर्गन कौन से होंगे, रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, फ्लावर हो गए, स्टेम हो गया, एंड ये किसके ऑर्गन हो गए, प्लांट्स के ऑर्गन हो गए। मैनी ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम। ठीक है, अब जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो वो एक सिस्टम बना लेंगे। ठीक है, हमारा जो है ऑर्गेनिक सिस्टम बना लेंगे। अब जैसे माउथ, अब माउथ क्या है, हमारा एक ऑर्गन है। स्टमक क्या है, हमारा एक ऑर्गन है।
स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, हमारा एक ऑर्गन है। ये तमाम सब मिलके कैसे बन रहे हैं, ये जब डिफरेंट टिश्यू आपस में मिले तो माउथ बन गया, ठीक है। इसी तरीके से ये तमाम ऑर्गन बने। लिवर, जब उन सब ने एक साथ काम किया तो उन्होंने क्या बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हम देखते हैं कि हम अपने मुंह से जो है खाना लेते हैं, ठीक है, फिर वो हमारे स्टमक के अंदर जाती है, फिर वो हमारी फूड वहां पर डाइजेस्ट होती है, वहां से लिवर के अंदर से हमारे जूसेस आते हैं जो कि उससे हेल्प करते हैं डाइजेशन में, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है फूड, जहाँ से हमारे फूड के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं जो कि ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, और फिर जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, फिर जो हमारी बॉडी से जो है एक्सक्रीट कर जाती है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे बहुत सारे ऑर्गन जो है शामिल थे इस एक पूरे सिस्टम के अंदर, ठीक है। हमारे खाने खाने के लिए एक पूरा सिस्टम मौजूद था। तो उस सिस्टम को हम जब कैसे बनता है वो सिस्टम, जब बहुत सारे ऑर्गन जो हैं आपस में मिलके सेम काम करें, ठीक है। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब अब याद रखें कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ किसके अंदर होगी, क्या जो कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगी, ठीक है। अब क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होंगे तभी जो है इनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, बिकॉज जब डिफरेंट सेल आपस में मिलेंगे तो ही टिश्यू बनेंगे। अब यूनिसेल्यूलर के अंदर तो ये हो नहीं सकता क्योंकि वो तो सिर्फ एक सेल पे उनकी लाइफ डिपेंड करती है। सो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टीसेल्यूलर सेल, फिर टिश्यू। जब सिमिलर सेल आपस में मिले तो उन्होंने क्या बनाया, टिश्यू। जब डिफरेंट टिश्यू आपस में मिले तो उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गन। जब डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिले तो उन्होंने क्या बनाया, सिस्टम। जब डिफरेंट सिस्टम आपस में मिले तो उन्होंने क्या बनाया, एक पूरी ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स मेक द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, तो उसके अंदर जो मेन ऑर्गन होता है वो हमारे हार्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इसके थ्रू हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। नोज, विंड पाइप एंड लंग्स मेक द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा सांस लेने का अमल है उसमें कौन कौन से ऑर्गन आ जाएंगे, नोज आ जाएगी हमारी जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं थ्रू द एनवायरमेंट। फिर हमारा विंड पाइप होगा, जो विंड पाइप वो हमारे सांस को हमारे लंग्स तक लेके जाएगा और फिर वो उसको साफ करेगी और फिर उसके बाद हमारे ब्लड में वो शामिल होगी। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना। एक्सक्रीटरी सिस्टम यूज ऑफ फॉर रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, ठीक है। अब हमारी बॉडी का जो सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके थ्रू क्या होता है, हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी का जो है वो रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। और सेल का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन था वो कौन सा था, वो हमारा वैक्यूल था, ठीक है। वैक्यूल भी क्या काम कर रहा था कि वो वेस्ट मटेरियल को थोड़ी देर अपने अंदर रख रहा था और फिर उसको रिमूव आउट कर रहा है अपने सेल के अंदर से, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी जो बॉडी का सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो भी क्या करता है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अवर बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम का किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो है डाइजेस्टिव फूड को जो है ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। हमने डाइट फूड जो है इंटेक ले लिया उसका, ठीक है, फिर फूड जो है हमारी एक पूरी जो उसके न्यूट्रिएंट्स मिल गए, अब तो वो फूड हमारी किस में शामिल होगी, हमारे ब्लड में शामिल होगी और फिर थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम वो न्यूट्रिएंट हमारे जो है ब्लड के अंदर जब शामिल हुए होंगे तो वो पूरे जो है हमारी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे वो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ब्रेन कंट्रोल द बॉडी जस्ट लाइक द न्यूक्लियस कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। जिस तरीके से सेल का ब्रेन कौन था, न्यूक्लियस, सेम एज द हमारी बॉडी का कंट्रोलर कौन है, ब्रेन। तो ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है सेम एज जैसे न्यूक्लियस जो है कंट्रोल कर रहा था सेल को, ठीक है। तो ये हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है बुक का, उसके कुछ बहुत मेन पॉइंट थे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके टेस्ट के लिए। हमारे जो भी JST PST के टेस्ट गुजरे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप भी जो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अब हम जो है इस चैप्टर के जो कुछ MCQs हैं कि किस टाइप के MCQs हो सकते हैं, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
अब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमने पढ़ा था कि वो कौन था, वो हमारा सेल है, बिकॉज ये हमारा एज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट इज सेल। These organism consist only one cell, ठीक है। अब हमने देखा था कि only one cell कौन से थे, one cell organism कौन से थे, अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ठीक है, these are the one cellular organism. So humans, bacteria, plants and animals. So bacteria is the right one option. The cell that contact the message, ठीक है। अब वो कौन से सेल हैं जो कि हमारी बॉडी से जो है मैसेज लेके जाते हैं, these are the स्किन सेल। अगर हम देखें स्किन सेल जो हमारे स्किन में मौजूद होते हैं वो एक रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे नहीं हो सकते। बोन सेल्स भी नहीं, दैट इज द नर्व सेल, बिकॉज नर्व सेल जो है हमारी ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। सो नर्व सेल जो है हमारे बॉडी के तमाम मैसेजेस जो है सेल तक लेके जाते हैं। दिस सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। सो रेड ब्लड सेल जो है ये हमारी जो बॉडी के अंदर तमाम ऑक्सीजन जो होती है वो बॉडी के अंदर पूरी की पूरी उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द रेड ब्लड सेल। बिकॉज ये रेड ब्लड सेल्स क्यों होते हैं, बिकॉज इनके अंदर जो है बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट्स व्हाई देयर इज द रेड ब्लड सेल। अगर आप अपनी वीन्स को भी देखें तो आपको एक ब्लू वीन्स नजर आएगी, एक रेड वीन, ठीक है, तो ब्लू वीन इज द हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो होता है बिकॉज उसमें हमारी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन रेड ब्लड सेल हमारा फुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। द टर्म यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक। सो जो सेल जो था वो किसने उसका नाम रखा, द रॉबर्ट हुक ने। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू सी द वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू द विद द नेकेड आई इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। A microscope that can magnify the image up to 500 times is called electron microscope, light microscope, and so this is the electron microscope. The cell wall of plant cell is made up of cellulose. अब हमने देखा था कि हमारी जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल के पास होती है, ठीक है, तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। सो सेल वॉल अब किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल इज कंट्रोल्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, और दिस मेम्ब्रेन इज द लिविंग मेम्ब्रेन बिकॉज इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द materials. Jelly-like material present inside the cell membrane is called साइटोप्लाज्म, ठीक है। हमने देखा था कि जो साइटोप्लाज्म है वो एक जेली लाइक फ्लूइड है जो कि हमारे सेल के अंदर फिल्ड हुआ होता है, तो दैट इज द साइटोप्लाज्म। इट इज द नेटवर्क ऑफ चैनल, ठीक है। अब नेटवर्क ऑफ चैनल क्या है, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल एंड वैक्यूल। अब सेंट्रियोल जो हमने देखा था ये हमारे हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया जो है था हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल था, और वैक्यूल जो था हमारा वो क्या था, जो एक सैक लाइक ऑर्गन था जो कि वेस्ट मटेरियल को जो है थोड़ी देर अपने अंदर बॉडी के अंदर रखता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट ऑप्शन, एंड बिकॉज ये एक चैनल होता है जो कि न्यूक्लियस के बाद हमारे जो ये एक ऑर्गन होता है, बिकॉज इधर जो है हमारे राइबोसोम जो है उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। The powerhouse of the cell is called the mitochondria. They play the important part in the cell division. So this centriole is play the important part in cell division. The control center of the cell is nucleus because it is the brain of the nucleus, so brain of the cell. So nucleus is the control center of the cell. A human cell has how many chromosomes? क्रोमोसोम जो है ये हमारी जो डिवीजन होती है सेल डिवीजन, और फिर किस तरीके से जो जीन्स जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सेल डिवीजन की प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो बस ये आपने याद रखना है कि जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन सेल के पास जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कंटेन क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. Which of these is not present in the animal cell? So centrioles, mitochondria, nucleus ये तमाम चीजें जो है
एनिमल सेल के पास होती हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ प्लांट सेल के पास होता है। ऑल आर यूनिसेल्युलर all are unicellular organism except अब unicellular organism means single cell organisms. Bacteria is the unicellular, fungi is the unicellular, amoeba is the unicellular, so boy is the multicellular. ठीक है, so except boy all are unicellular organism. A group of cell performing the same function are called tissue. ठीक है, सेम फंक्शन जो है वो एक ग्रुप होगा जो कि सेम काम कर रहा है, तो वो क्या बना देगा, टिश्यू. It carries the prepared food from the leaves to the part of the plant. ठीक है, तो ये फूड लेके जाता है लीव से और पूरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज फ्लोएम. मेसोफिल टिश्यू इन लीव्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, रोल ऑफ द मेसोफिल सेल इज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, मेसोफिल सेल का काम क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब कैरी वाटर, मेक फूड, कवर रूट एंड सिस्टम, तो इसमें से हमारा नन ऑफ दिस आएगा. सो बिकॉज मेसोफिल टिश्यू का क्या काम होता है कि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. these all are some animals tissue except blood tissue, bone tissue, muscle tissue, phloem tissue present in the plant. ठीक है, so these all are present in animal tissue and the phloem tissue is present in the animal plant cell. ठीक है, different tissue work together and make organ. All are organ system except nervous system, respiratory system, liver, digestive system. अब liver हमें पता है कि ये एक organ है, बाकी तमाम जो है system है. ठीक है, the human body is made up of how many different type of cells? So human body is made up of 200 different type of cells. ठीक है, the organ remove waste from the blood and control the quantity of water in the body. ठीक है, so ऐसा कौन सा organ है जो कि हमारे blood के अंदर से जो waste को remove करता है और water की जो quantity है उसको control करता है, that is kidney. The largest organ of our body is heart, liver, skin and kidneys. So skin is the largest organ of our body because it covers the whole body of ours. It is the highest organization in living things. So organ, organism, tissue and none of this. So organism is the highest form of organism because organization because organism is the whole proper man या ठीक है एक proper जो human है वो बन जाता है जब डिफरेंट ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एंड देन जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. ठीक है, मींस एक ह्यूमन बना देते हैं. सो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड go through the video for whole because it will be very helpful for you. So thank you.